नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 5 है। और साथियों, आपको जैसा कि पता है, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम डेट जारी हो चुकी है और उसमें दोस्तों आपकी 23, 24, 25 तथा 30 और 31 अगस्त को परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। उसी श्रृंखला में अब हमारे पास मात्र 26 डेज़ बचते हैं। तो इसमें हम रीजनिंग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं और आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो इससे पहले कि यदि आपने पिछले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, असंगत आकृति ज्ञात कीजिए। 4 विकल्पों में से हमें असंगत आकृति बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है मछली, मुर्गी और पक्षी, इनके बीच का सही आरेख क्या होगा, ये बताना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। जानकारी बेहतरीन सी है प्यारे दोस्तों, आपको जानकर ये खुशी होगी कि आज अपने चैनल की आज ही के दिन 2023 में स्थापना हुई थी। यानी प्यारे दोस्तों, आज है 28 जुलाई, ठीक है, आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई 2023 को हमने इतना लगभग समय था 28 जुलाई 2023 का, रात में 12 बजे के आसपास हम बैठकर चर्चा कर रहे थे दोस्तों के साथ। उसी दौरान हमने अपने इस चैनल की शुरुआत की थी। हमने कहा था इस चैनल की स्थापना करते हैं और यहाँ पर रीजनिंग पढ़ाएंगे। तो आप लोगों का भरपूर प्यार मिला, भरपूर सहयोग मिला और आज 28 जुलाई 2024 को हम आप लोगों के साथ में हैं। आज की क्लास एक बेहतरीन क्लास रहेगी और जो आपने प्यार दिया है, 28 जुलाई 2024 है, आज हमारा 1 साल हो चुका है। आपने जो प्यार दिया है, हमने जो मेहनत की है, ये आप सभी का बहुत बहुत दिन से धन्यवाद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो हमने प्रयास किए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस के मॉडल पेपर के लिए हमने प्ले लिस्ट बनाई है जिसमें 21 मॉडल हैं। 21 मॉडल को आप जा कर के देखिएगा, वहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त यूपी पुलिस के लिए हमने यूपी जीके की क्लास भी बनाई है, आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। 13 वीडियो यहाँ पे पड़ी हैं। तथा यूपी पुलिस रीजनिंग, यहाँ से तो भरपूर क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे गए थे। लगभग 40 से 45 क्वेश्चन हूबहू इन क्लासेस से देखने को मिले थे, अभी जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था। तो 28 क्लासेस ये हैं, आप इन सभी को ज़रूर देखिएगा। इन क्लासेस में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वही मेहनत आज भी जारी है। तो एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा चैनल आज 1 साल का हो गया है और यहाँ पर लगभग 20,500 का परिवार है। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। कहते हैं ना कि जब आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है और ये सफलता में आप सभी का योगदान है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी प्यारी सी क्लास को। और मैं हमेशा की तरह आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है, कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। साथ साथ में बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। अभी तक का हमारा यूट्यूब एल्गोरिथम बताता है कि 72% ऐसे साथी हैं जो क्लास तो देखते हैं लेकिन चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं। भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, तो प्लीज़ यार कर लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, करते हैं आज की प्यारी सी क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके साथ में है। क्वेश्चन नंबर 1, सभी मेरे प्यारे मित्र बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कहा गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए, कहा गया है कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारा से है, तो सुई का संबंध किससे हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन है, एक आसान सा क्वेश्चन, आप इसे मान सकते हैं। देखो, लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए किसका प्रयोग करता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है। तो हम कह सकते हैं जो लकड़हारा है उसका हथियार या औजार कह सकते हैं क्या होता है, कुल्हाड़ी होता है। उसी प्रकार से ये मुझे बताएंगे आप लोग कि सुई किसका औजार होता है या सुई से कार्य कौन करता है। तो आप कहोगे सर सुई का कार्य करता है दर्जी। कौन करता है भैया, दर्जी करता है, जो कपड़ा सिलाई करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। आई होप आप प्रश्न को समझे होंगे। चलिए इसी के साथ आ जाइए दूसरे नंबर प्रश्न में, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। कहा गया है जिस प्रकार BEHK को DGJM लिखा से संबंधित है। कह रहा है जिस प्रकार BEHK DGJM से संबंधित है उसी प्रकार NQTW किससे संबंधित होगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, BE
उसके बाद में क्या है, H है, और उसके साथ साथ आपके साथ में K दिया है। इसका संबंध किससे है, D से, G से, इसके बाद में J से और M से। तो अगर आप इसको अच्छे से समझें तो B 2 पर होता है, E 5 पर होता है, H 8 पर होता है, K 11 पर होता है। इसको लिखा गया है 4, 7, 10 और 13। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, हर बार में प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है, हर बार में प्लस का 2 हो रहा है। क्या हो रहा है, हर बार में प्लस का 2 हो रहा है, यहाँ भी और आगे भी तथा अंत में भी हर बार में 2 जुड़ रहा है। तो भाई हम क्या करेंगे सर, हर बार में 2 जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे, NQTW में, NQTW में जोड़ेंगे। N में जोड़ेंगे तो N 14 पर होता है, 2 जुड़ेगा 16, 16 पर आता है P। विकल्प की शुरुआत P से होगी तो ओ वाला ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट चेक कर लेते हैं, W 23 पर आता है, 2 जुड़ेगा तो 25 होगा, और 25 पर मेरे प्यारे साथियों Y आता है। तो P के साथ में जहाँ भी लास्ट में Y है वो सही उत्तर है। इस प्रकार से आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों एकदम सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे Q में अगर आप लोग 2 जोड़ोगे, 17 2 19, 19 पर आता है S, ठीक है। T मतलब 20 22 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा V। तो इस तरह से हमारा 17 Q होता है, T 20 होता है। सभी में 2 2 जोड़ करके PSVY बन जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन है, सादृश्यता से ही संबंधित है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। कहा गया है उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो गौर से देखिए प्यारे दोस्तों, का सबसे पहले चिकित्सक लिखा है। क्या लिखा है, चिकित्सक। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे जो चिकित्सक का संबंध है किससे है, रोगी से है। किससे है, रोगी से। और दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा है शिक्षक का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप बता सकते हो। आप कहोगे हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर। देखो जिस प्रकार चिकित्सक यानी डॉक्टर रोगी को ठीक करता है, यानी कि रोगी का इलाज करता है तो रोगी सही हो जाता है, उसी प्रकार शिक्षक जो छात्र होते हैं प्यारे दोस्तों उनको शिक्षा देता है। छात्र का मतलब विद्यार्थी है, और विद्यार्थियों को शिक्षा दे करके इनकी अज्ञानता को दूर करता है। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी को रोग को दूर करता है, उसी प्रकार शिक्षक विद्यार्थी के अज्ञानता को दूर करता है ज्ञान के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर सी आप कहोगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर बनेगा। इस बात को याद रखेंगे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से समझना है। अगले प्रश्न में चलना है। अगला प्रश्न हमारे पास डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को देखिए, रमेश उत्तर की ओर जाता है। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले रमेश नाम का लड़का है, यहाँ से वो उत्तर की ओर जाता है, दाईं ओर मुड़ता है, अर्थात दाईं ओर मुड़ेगा। मुख उत्तर में है तो सीधे हाथ की तरफ मुड़ करके पूर्व में चला जाएगा। इसके बाद बोला है फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर कह रहा है दाईं मुड़ जाता है, फिर दाईं मुड़ जाता है, तो यहाँ से भी दाएं मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। अब कह रहा है फिर बाएं मुड़ जाता है। अब दोस्तों दक्षिण में मुख हो गया और बाएं मुड़ना है तो पूर्व में चला जाएगा। रमेश अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो भैया कौन सी दिशा में जा रहा है, आप कहोगे कि सर पूर्व में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है भैया, पूर्व में जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। देखो गौर से समझो, प्रश्न ने कुछ नहीं कहा है, केवल आपसे पूछा रमेश उत्तर की ओर जाता है, हमने चलवा दिया। रमेश दाएं घूमता है, हमने घुमा दिया। फिर से दाएं घूमता है तो हमने घुमा दिया। अब वह बाएं घूमता है तो घुमा दिया। पूछ रहा है किस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है, तो पूर्व की दिशा आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। इसी के साथ सभी प्यारे दोस्त अगले प्रश्न में आ जाएं। उसी से संबंधित डायरेक्शन और डिस्टेंस का सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। अब इसको बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है सुनीता दक्षिण की ओर जा रही। भैया रमेश उत्तर में जा रहा था, सुनीता जो है वो दक्षिण में जा रही है। चलिए कह रहा बाएं घूमती है। भैया बाएं घूमेगी, कहाँ पे चली जाएगी, पूर्व में। देखो दक्षिण में मुख अभी बताया था, जब बाईं ओर घूमेगी उल्टे हाथ की तरफ तो पूर्व में चली जाएगी। उसके बाद कहा है दाएं घूमती है। क्या बोला है, दाएं घूमती है, तो भैया दाएं घूमती है फिर से दक्षिण में चली जाएगी। अब कह रहा है फिर बाएं घूमती है। देखो दाएं मुड़ती है फिर बाएं जाती है। अब दोस्तों यहाँ से वो फिर बाएं जाती है। अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है, भैया सुनीता और रमेश दोनों के दोनों पूर्व में जा रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, मुझे बताओ आप कहोगे ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो सवाल अलग था, ये भी अलग है। चलिए देखिए, तो सुनीता आपकी कहाँ पर जा रही है, पूर्व में जा रही है। इस बात को याद रखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर भी पूर्व ही हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न वेन आरेख से संबंधित एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है। बोला है उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच की व्याख्या का सबसे बेहतर तरीके से करता है। बताओ इन 3 वर्गों के बीच में सबसे सही व्याख्या कौन सा वेन आरेख करेगा। सबसे पहले आपके पास कलम है, पेंसिल है और कागज़ है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो अगर हम कलम की बात करते हैं तो स्याही से, पेंसिल की बात करते हैं तो ग्रेफाइट से, कागज़ की बात करते हैं तो लकड़ी से। तीनों के तीनों अलग अलग निर्माण करते हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, याद रखेंगे।
ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। पेंसिल, कागज, लकड़ी तीनों अलग अलग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही उत्तर है, याद रखेंगे। ठीक है, पेंसिल कागज और पेंसिल कागज और कलम। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों किससे है? आपका डाइस से संबंधित है। और किस प्रकार का डाइस है ये प्यारे दोस्तों? एक ओपन डाइस है, यानी खुला पासा है। इसे खुला घन भी कहा जाता है। चलिए बताइए साथियों, इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ दिए गए चित्र के कह रहा है, यहाँ दिए गए चित्र को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया गया। उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार बने घन की सतहों को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कि प्यारे दोस्तों, जब भी आपको एक ओपन डाइस मिले तो एक बात मेरी याद रख लेना है, कान में गांठ लगा लेना है। इसमें लिख लेना है प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। क्या लिखेंगे? प्रत्येक तीसरी सतह प्यारे दोस्तों क्या होती है? प्रत्येक तीसरी सतह विपरीत होती है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। कहने का मतलब ये, इसका तीसरा कौन हो जाएगा? ये डॉट हो जाएगा। प्लस का तीसरा ये वाला बॉक्स हो जाएगा। सर्कल का तीसरा ये आगे वाला बॉक्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। तो आपने लिखा होगा, उम्मीद है। अब बना के दिखा देते हैं। जैसे हमने कहा क्रॉस के अपोजिट में क्या है? ये डार्क वाला एरिया है, डार्क एरिया है। उसके बाद प्लस के अपोजिट में क्या है? एक खाली बॉक्स है। ठीक है, और आगे देखेंगे तो एक सर्कल है। सर्कल के अपोजिट में क्या है? एक बॉक्स है जिसके चारों विकर्ण परस्पर एक दूसरे को काट रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बॉक्स हमारे साथ आ गया। अब भैया ये अपोजिट हो गए। तो इसमें जब हम बॉक्स को बंद करेंगे, इस बॉक्स को भैया जब हम लोग बंद करेंगे तो एक इसका प्रॉपर्टी होता है, एक नियम होता है। नियम क्या होता है? कभी भी विपरीत सतह ना तो एक साथ छिप सकती हैं और ना ही एक साथ दिख सकती हैं। जैसे हमने कहा, ये क्रॉस के अपोजिट डार्क सर्कल है, ये अगर साथ दिख गए वो वाला घन कभी भी सही नहीं बनेगा। जैसे हमने कहा पहला वाला ही देखा, तो ये डार्क और क्रॉस एक साथ दिखे तो ये घन कभी भी नहीं बनेगा। इसके अलावा प्लस को हमने देखा और ये बॉक्स को देखा, ये वाला प्लस ऊपर का और नीचे का बॉक्स देखा, अगर साथ में दिख रहे हैं तो ये भी नहीं बनेगा। तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन तो कहीं भी नहीं हो रही है, इसको छोड़ दो। अब मैंने कहा सर्कल के साथ में ये एक बॉक्स जिसके विकर्ण क्रॉस कर रहे हो वो नहीं दिखना चाहिए। तो आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों दिखा? तो ये तो गड़बड़ हो गया। अब ये गड़बड़ हो गया तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सर्कल के अपोजिट में क्रॉस करता हुआ बॉक्स एक साथ दिख गया तो ये गलत हो गया, कभी बनेगा ही नहीं। मैंने कहा ना तो विपरीत सतह एक साथ कभी छिप सकती हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकती हैं। अब देखो इसके बाद में क्या बच रहा है। अब देखो यहाँ पे एक सर्कल है जो हमने इस वाले से लिया है, यहाँ पे एक क्रॉस है जो हमने कहाँ से लिया? इस वाले से लिया है, और यहाँ पे एक प्लस है जो हमने कहाँ से? इस वाले से लिया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो क्या ये बन पाएगा? हो सकता है ऑप्शन नंबर ए बन जाए। ठीक है, देखो गौर से समझो। इसमें हम अगर यहाँ से चलेंगे, अगर क्रॉस से चलेंगे, क्रॉस से यहाँ पे चलेंगे तो कैसा चलेंगे? क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या क्लॉकवाइज चल रहे हैं? हाँ भैया, जब बनता है फोल्ड होता है तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अब देखते हैं कौन से वाले को? सी वाले को। ऑप्शन नंबर सी वाले को देखते हैं। तो हमने क्या किया सर? एक जो है ये कट यहाँ से लिया, एक डार्क सर्कल यहाँ से लिया और एक प्लस हमने यहाँ से लिया। तो क्या ये बन पाएगा? मुझे बताओ जल्दी से, क्या ये वाला बन पाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कैसे भैया? डार्क सर्कल से चल रहे हैं, डार्क सर्कल, ये देखो मैंने पकड़ा, ये डार्क सर्कल से चल रहे हैं और इसके साथ साथ में प्लस है। तो भाई अगर इसको फोल्ड करेंगे, तो ये बन सकता है क्या? देखो यहाँ पे ये इस तरह से अगर डार्क सर्कल से चलेंगे, इसको फोल्ड करके लाएं यहाँ पे, तो यार मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो इसको अगर फोल्ड करते हुए लाएं यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे ये एरिया होना चाहिए था। बोलो भाई, ये वाला एरिया होना चाहिए था। तो आप कहोगे अगर इसके अपोजिट में है तो ये तो कंडीशन बन जाएगी, ये बन जाएगी भैया, ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि सर्कल और ये जो क्रॉस करता हुआ बॉक्स है ये आपका एक साथ अपोजिट है। तो या तो आप सर्कल को ले लो या तो भैया इसको ले लो। तो यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज काम चलेगा? देखो ये तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज चला है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है? आप कहोगे नहीं ये तो सर क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये भी बन जाएगा भैया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी प्यारे दोस्तों बन जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। देखो जब ओपन डाइस में क्लॉक चलते हैं, ओपन डाइस में क्लॉक चलते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जब फोल्ड हो जाता है, जब डाइस फोल्ड हो जाता है तो वहाँ पे कैसा चला जाता है? एंटी चला जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉक चला जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तर बनेगा ए एंड सी बोथ बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से संबंधित है। ये भी एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको समझिए। देखो कहा गया कोई भी खिड़की मछली नहीं है, तो कोई भी खिड़की का पार्ट, K4 खिड़की का कोई भी पार्ट M4 मछली नहीं होना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। इनकी आपस में लड़ाई करवाओ। कह रहा है सभी मछली इंसान हैं, तो जितनी भी मछलियां हैं वो क्या हैं? वो सारी की सारी इंसान हैं, याद रखेंगे।
तो इनको हम सारी की सारी मछली को इंसान बना देंगे। अब निष्कर्ष में आते हैं, तो निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। भाई हमें तो मछली इंसान का संबंध कथन में दिया है, खिड़की इंसान का दिया ही नहीं है, तो हम इसका संबंध नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है। अरे भाई खिड़की इंसान यहाँ भी, यहाँ इंसान खिड़की घुमा दिया आपने, हमें तो संबंध मिला था मछली इंसान का, खिड़की इंसान का पूछ रहे हो, गलत है। अब देखो, अब कह रहा है कुछ इंसान मछली हैं। क्या कुछ इंसान मछली हैं? तो आप गौर से देखो, इंसान का पूरा ब्लू वाला एरिया क्या इसी के अंतर्गत मछली आ रही है? तो बाहर से अंदर की ओर कुछ वाला पार्ट हमेशा सही होता है, यानी कि कुछ इंसान मछली हो जाएंगे। अब कह रहा है कि सभी इंसान मछली है चौथे नंबर में। क्या सभी इंसान मछली हैं? क्या इतना बड़ा वाला बॉक्स इतने छोटे बॉक्स में आ पाएगा? इंसान के लिए तो बड़ा बॉक्स है और मछली के लिए छोटा बॉक्स है, तो क्या बड़ा वाला छोटे में आ पाएगा? आप कहोगे कभी नहीं आएगा सर, और कभी नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अब आप यहाँ से बोलोगे निष्कर्ष केवल तीसरा अनुसरण करता हो, निष्कर्ष केवल तीसरा सहमत हो या मेल खाता हो, तो ऑप्शन नंबर सी को आप बताओगे। साथियों यही हमारा सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आओ। अगला प्रश्न एक और बेहतरीन सा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, और कहा गया है यदि बैन को डीसीपी लिखा जाता है तो पापा का कोड क्या होगा? चलिए बताइए मेरे पापा का, प्यारे पापा जी का कोड क्या हो जाएगा? देखो बैन को गौर से देखो, इसको लिखा गया है डीसीपी। क्या लिखा गया है? डीसीपी। तो इसको कैसे देखते हैं, गौर से समझो। ये हमारा 2 पर होता है, 1 पर होता है, और ये 14 पर होता है। दोस्तों डी 4 पर होता है, यहाँ पे सी 3 पर होता है, पी 16 पर होता है। तो इस बार भी क्या हो रहा है? हर बार में +2 हो रहा है। बोलो भैया, इसमें भी +2, इसमें भी +2, और इसमें भी +2, हर बार में +2 हो रहा है। तो पापा के लिए क्या करेंगे? PA, ये पापा हो गया। P में 16 मतलब 18 हो जाएगा 2 जोड़ करके, A में 2 जोड़ेगा तो C हो जाएगा, फिर 16, फिर R हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेगा तो फिर C हो जाएगा, यानी RC होना चाहिए। साथियों RC को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका सही उत्तर है। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको नंबर छांटने हैं। जैसे पहले लिखा गया है फाइल, गौर से देखो, पहले प्यारे दोस्तों क्या लिखा गया है? फाइल लिखा गया है, जिसको हमने लिखा है 74 और 65। क्या लिखा है? 74 और 65। और दूसरा है आइडियल, IDEAL, ये हो गया। इसको लिखा गया है 43586, 43586। कोड किसका बताना है? डीफ का, DEAF, इसका बताना है डेफ का। तो आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे, जो जिसके सामने उसका वही कोड है। जैसे डी का 3 हो गया, और ई का हमारे पास 5 हो गया, देखो दोनों में है। ए का कोड 8 हो गया, और कौन? एफ का कोड 7 हो गया। तो गौर से समझो, इसके पास में आपको क्या मिल पाएगा? आप कहोगे सर सबसे पहले इनके सामने एरो बना देते हैं, और उसके बाद में डी का मिला था हमें 3, और ई का मिला था 5, ए का मिला था 8, और एफ का मिला था 7। तो 3587 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर? 3587 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी में है, इसको देख लेंगे आप। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते एग्जाम में, इस तरह से आप इसका उत्तर बताएंगे, शानदार तरीके से समझेंगे। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, गणितीय सादृश्यता से संबंधित। ठीक है, गणितीय सिमिलरिटी है यहाँ पर, मैथमेटिकल सिमिलरिटी। तो इसमें कहा गया उस विकल्प का चयन करिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी दूसरा पद कौन है? दूसरा पद पहली बात तो 15 है, और पहला पद प्यारे दोस्तों 226 है। गौर से समझना है, दूसरा पद 15, पहला 226। दूसरे पद का पहले पद से जो संबंध है वही संबंध चौथे का तीसरे से बताना है। देखो गौर से, यहाँ पर क्या हुआ है? पीछे वाली संख्या का हम लोगों ने किया स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है प्यारे दोस्तों 225। क्या होता है? 225, और इसमें 1 जोड़ दिया। जब हमने पीछे वाली संख्या का स्क्वायर किया, उसमें 1 जोड़ दिया, तो हमें पहली संख्या प्राप्त हो गई, कौन सी? 226। सर वही तो हमें यहाँ भी करना है। ये क्या दे रखा है? ये प्यारे दोस्तों हमें 65 दे रखा है। 65 के आसपास का नंबर कोई स्क्वायर या क्यूब होता है? तो आप कहोगे हाँ सर, 8 जो देखते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64, प्लस में 1 करोगे तभी तो 65 आएगा। आप कहोगे हाँ। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम क्या रखेंगे? 8 रखेंगे। प्यारे दोस्तों 8 रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को आप बताएंगे कि यही इसका सही उत्तर है। क्या है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इस बात को आपको अच्छे से समझना है। अगले प्रश्न में आ जाइए। प्यारे दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें। निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करें, यानी प्यारे दोस्तों पहले आपको दे रखा है 2, फिर दे रखा है 5, फिर दे रखा है 10, आगे दिया है 17, फिर दिया है 26, फिर दिया है 37। आगे बताना है क्या होगा। आगे एक बॉक्स बना देते हैं इसके स्थान पर।
तो इनके बीच का अंतर ही हम देखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्याएं हैं, तो पहली बार में 3 जुड़ा है, आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 5 जुड़ा है, और आगे देखोगे तो साथियों यहाँ पे 7 जुड़ा है, और आगे देखोगे तो क्या जुड़ा है, 9 जुड़ा है, और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों 11 जुड़ा है। तो अगली बार में क्या जुड़ जाएगा, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। तो दोस्तों जैसे ही 37 में 13 जोड़ोगे प्रश्न का उत्तर 50 हो जाएगा। 50 कहाँ पे दिया है साथी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। जल्दी से मुझे बताओ किस किस को ये प्रश्न समझ में आया है। 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 2 13। 37 में 13 जोड़ते ही 50, ऑप्शन नंबर डी सही है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक और आरेख से ही संबंधित प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है उस बेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध की सबसे बेहतर तरीके से व्याख्या करता है। यानी पक्षी है, मछली है और मुर्गी है। तो प्यारे दोस्तों याद रखेंगे, मछली क्या है, एक जल में रहने वाला जीव यानी फिश है। और प्यारे दोस्तों अगर हम सबसे बड़ा आरेख बनाते हैं पक्षी यानी बर्ड के लिए, तो इसके अंदर एक छोटा सा आरेख आ जाएगा मुर्गी, क्योंकि पक्षियों के अंतर्गत ही मुर्गी आती है। तो आरेख कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए आरेख, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। प्यारे दोस्तों ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा प्रश्न है, वर्गीकरण से संबंधित है। यहाँ पर हमें असंगत आकृति की पहचान करनी है। बताइए दोस्तों, गौर से समझिए। ऑप्शन नंबर ए को देखो, यहाँ पर 2 क्या हैं, 2 एरो हैं, और 2 क्या हैं, 2 आपके डॉट हैं। इसी प्रकार से ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में क्या है प्यारे दोस्तों, 2 एरो हैं और 2 ही क्या हैं, डॉट हैं। बोलो भैया, 2 एरो हैं, 2 डॉट हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम क्या देखते हैं, ऑप्शन नंबर हम देखते हैं कौन से में, 3 में। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 एरो हैं और 4 प्यारे दोस्तों डॉट हैं। क्या हैं, 4 डॉट हैं। और आगे देखोगे तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर 4 एरो हैं, 4 एरो हैं और 2 डॉट हैं। क्या बोलोगे कि 2 ही डॉट हैं। तो इनमें से विषम क्या होगा, जल्दी से बताओ, इनमें से विषम क्या होगा प्यारे दोस्तों, गौर से देखो। अगर इसको हम आधे आधे भाग में बांट लें, अगर इसको हम आधे आधे भाग में बांट लें तो एक हिस्सा इसको मान लेते हैं, 1 डॉट और 1 एरो। ठीक है, इसको भी आधे भाग में बांट लेते हैं तो एक हिस्सा इसको मान लेते हैं, 1 डॉट और 1 एरो। इसको भी अगर हम आधे भाग में बांट लेते हैं, ऐसे ही अगर हम आधे भाग में बांट लेते हैं तो 2 डॉट 1 एरो। ठीक है, 2 डॉट 1 एरो, यानी समान रूप से 1 डॉट 1 एरो, 1 डॉट 1 एरो, सी नंबर में 2 डॉट देयर। तो इसी प्रकार से अब हम इसको ऐसा बांटते हैं। इसको अगर हम ऑप्शन नंबर डी को ऐसा बांटते हैं, इस प्रकार से बांटते हैं, तो एक तरफ 3 डॉट हैं, एक तरफ 2 डॉट 1 एरो है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत है, याद रखेंगे। जब हमने आधे आधे हिस्से बांटे तो ए बी सी में हमें समान डॉट समान एरो पता चल रहे थे, दोनों हिस्सों में बराबर बराबर। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में क्या हुआ कि ऊपर वाले हिस्से में तो केवल 3 एरो थे, नीचे वाले हिस्से में 2 डॉट 1 एरो थे। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का विषम हो जाएगा। अगले प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्तों आएंगे। प्रश्न नंबर आपका 15 है और ये किससे है, कथन और तर्क से संबंधित एक बेहतरीन सा प्रश्न दिया है। पढ़ते हैं सभी दोस्तों, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लेंगे, 360 या 480 में कर लीजिए, डाटा नहीं लगेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कह रहा है क्या माता पिता को अपने बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्चा करना चाहिए जितना कि वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्चा करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। तो अब तर्क नंबर 1 यहाँ पे आता है। तर्क नंबर 1 कह रहा है नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़की लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो दिए गए प्रश्न तथ्य में क्या ऐसा कहीं पर लिखा है कि लड़के जो होते हैं वो लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं? आप कहोगे नहीं, वहाँ पर तो केवल शिक्षा पे खर्चा की बात हो रही थी, लड़के और लड़कियों की बुद्धिमानी की बात तो हो ही नहीं रही थी। तो पहला वाला बिल्कुल गलत है। अब दूसरा वाला कह रहा नहीं, कह रहा माता पिता को अपनी बेटियों पर शिक्षित करने के लिए उतना खर्चा नहीं करना चाहिए जितना अपने बेटों पर करते हैं, क्योंकि हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। तो मुझे बताओ, ऐसा कथन में कहीं पर कहा है कि विवाह के लिए अलग से धन रखना है? ये तो एक सोच बन चुकी है प्यारे दोस्तों, विवाह के लिए अलग से भी धन रखने की बात हमें कथन में नहीं दी गई है। इस कारण से हम बोलेंगे ना तो तर्क 1 और ना ही तर्क 2 प्रभावशाली है,
ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। देखो आपको बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, ना तो लड़के लड़कियों की बुद्धिमानी की बात हो रही थी और ना ही माता पिता को लड़की के विवाह के लिए अलग से धन रखने की बात कथन में हो रही थी, केवल और केवल शिक्षा पे खर्चा की बात हो रही थी, याद रखेंगे। इस कारण से दोनों के दोनों तर्क क्या हैं, प्रभावशाली नहीं हैं। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न और है क्वेश्चन नंबर 16, ये भी कथन और तर्क से ही संबंधित है। देखो कथन तर्क के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने 2-3 प्रश्न शामिल किए हैं। कह रहा है कि प्रश्न में क्या किसी क्रिकेट टीम के मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। कह रहा है कि क्या किसी क्रिकेट टीम के मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। तर्क नंबर 1, क्यों। कह रहा है कि नहीं होने चाहिए, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं, वहाँ इतना समय नहीं होता है कि मैदान में कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। मेरी बात को समझना है गौर से, मेरी बात को समझो। जैसे मैंने कहा टीम में मैंने 2 कप्तान बना दिए, एक कप्तान रोहित शर्मा, दूसरा कप्तान विराट कोहली। अगर इनमें से दोनों के मतभेद अलग अलग हैं तो टीम में जो रिव्यू का फैसला होता है वो तो 15 सेकंड का है। अब भैया इनके मतभेद अलग अलग हैं, कोई कह रहा है आउट है, कोई कह रहा है नहीं है। अब ये कह रहा है मैं रिव्यू नहीं लूँगा और ये कह रहा है रिव्यू लूँगा, तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या है, रिव्यू का समय व्यर्थ हो जाएगा। तो आपके हिसाब से बिल्कुल सही कथन नंबर 1 कह रहा है कि नहीं, 2 कप्तान नहीं होने चाहिए, क्योंकि मौके पर निर्णय लेने होते हैं, वहाँ इतना समय नहीं होता कि कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार हो, उन्हें सुलझाया जाए यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो। तो पहला वाला तर्क एकदम सही है प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखेंगे, 2 कप्तान नहीं होने चाहिए, अच्छे से याद रखेंगे। अब कह रहा है प्रश्न में क्या किसी क्रिकेट टीम के मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए। तो तर्क नंबर 2 कोई देने आया, उसने कहा हाँ होने चाहिए। निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। कहने का मतलब है आप यहाँ से बहक जाओगे, क्यों, क्योंकि उसने कहा कि 2 कप्तान होने चाहिए, क्यों, उसने तर्क दिया कि निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना बेहतर है। तो भाई मस्तिष्कों के होने की बात हो रही है और हमसे तो कह रहा था कि टीम में एक से अधिक कप्तान होंगे, तो मस्तिष्क तो वैसे ही 11 मौजूद होते हैं, बोलो 11 तो वैसे ही मौजूद होते हैं, विकेट कीपर सहित, बॉलर सहित, कप्तान सहित, ये 11 मस्तिष्क तो होते हैं निर्णय लेने के लिए। तभी विकेट कीपर से कप्तान पूछता है, फिर रिव्यू लेता है। लेकिन ऐसा उसने कप्तान 2 की बात कर रहा था, यहाँ पर मस्तिष्क 2 की बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, अपने मार्ग से भटक गया, तो गलत हो गया। अब आप यहाँ से कह पाओगे यदि केवल एक प्रभावशाली हो, क्या कह पाओगे प्यारे दोस्तों, यदि केवल एक प्रभावशाली हो, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ प्यारे साथियों, हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने हैं। कह रहा है नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज स्थित हैं बताइए। उससे पहले एक जुगाड़ समझ लेना, एक ट्रिक समझ लेना। ट्रिक क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपके सामने इस प्रकार की आकृति आती है उसके विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको हमेशा नंबर देना होता है। कैसे नंबर, 1, 2, 3 और 4। जब भी एक वर्ग मिले उसके विकर्ण परस्पर काट रहे हो तो दोस्तों नंबर दे करके काम चला लेते हैं भैया, और नंबर देते हैं 1, 2, 3, 4, सबसे बड़ा वाला जो नंबर होता है उसका डबल कर देते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें पता चल जाते हैं। तो ऐसी आकृति में कितने हैं, 8 ट्रायंगल हैं। सर आपने मुझे ऐसा क्यों बताया, इसकी क्या ज़रूरत पड़ रही है। हाँ मैं कहूँगा बिल्कुल भाई पड़ रही है। कहाँ पे, देखो ये पड़ रही है, ये ज़रूरत पड़ रही है मेरे दोस्त, अच्छे से समझ लेना है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके विकर्ण भी एक दूसरे को परस्पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाली लाइन को भूल जाता हूँ, अगर मैं ऊपर वाली इस लाइन को भूल जाता हूँ, तो अब देखो अब वही कंडीशन एज इट इज़ बन के आ गई। तो आप क्या करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो दोस्तों यहाँ से सबसे बड़े वाले में मिला करके कितने मिल जाएंगे, हम लोगों को 8 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे, 8 मिलेंगे। लेकिन दोस्तों 8 तो हमें मिल गए, तो हम यहाँ पे 8 प्लस कर लेंगे। देखो गौर से समझो, हम यहाँ पे 8 प्लस कर लेंगे। अब देखो अगर इसको हमने 2 भागों में बांट दिया, 1 और 2, तो दोस्तों ये कितने हो गए, 2 हो गए। देखो तीसरा अब नहीं होगा, वो कंडीशन अब यहाँ पे नहीं लगेगी, 1, 2 यानी 3 वाली सॉरी, क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि प्यारे दोस्तों हम इसका सबसे बड़ा ऑलरेडी 8 में काउंट कर चुके हैं। तो इस कारण से एक ये, तो टोटल 2 और प्लस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अभी और देखना है, आपको जाना कहीं भी नहीं है, अभी मैं एक एक करके और काउंट कराऊंगा। 10 हो गए भैया। 10 के बाद गौर से देखो, एक ये मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, एक ये मिलेगा, तो कितने हो गए भैया, प्लस 1 और कर दो। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को और मिलेंगे, एक तो यही मिल जाएगा यहाँ पे, एक तो ये मिल जाएगा। तो 10 के बाद हमने कहा 8 2 10, ये 11वें नंबर का, ये 12वें नंबर का। इसके बाद यहाँ पे ये 13वें नंबर का, ये 14वें नंबर का, ये 15वें नंबर का। इसके अलावा और भी दिख रहे हैं क्या, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भाई।
अभी ये तो भूल ही गए 13 और 14 से जो मिलकर के बनेगा, 13 और 14 से जो मिलकर के बनेगा ये कौन से नंबर का हो जाएगा, ये भैया यहाँ पे 16वें नंबर का हो जाएगा, 16वें नंबर का। इसके अलावा अभी आपको देखना है और भी ट्राइंगल कौन कौन से, तो मैं कलर चेंज करूँगा, आप देखते जाना। देखो एक ट्राइंगल ये सबसे बड़ा वाला मिलेगा, कौन सा, ये वाला। अगर आप विजिट कर पा रहे हैं, इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये वाला मिलेगा, ठीक है। एक ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी 16 के बाद ये कौन से नंबर का हो गया, 17 नंबर का, ठीक है। 17 नंबर के बाद एक ट्राइंगल इसमें अभी और मिलेगा, कौन सा मिलेगा, ये अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे देखो गौर से, एक ये वाला भी मिलेगा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये वाला भी मिलेगा। तो ये कौन से नंबर का हो गया मेरे भैया, 18 नंबर का हो गया, कौन से, 18 नंबर का। इसके अलावा आपको और मिलेंगे क्या, मुझे बताओ, क्या इसके अलावा और कहीं भी ट्राइंगल मिलेंगे, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। तो आप कहोगे ऐसे ट्राइंगल कहाँ पर मिल सकते हैं भैया जी, ऐसे ट्राइंगल कहाँ पे मिलेंगे, मुझे बताने का प्रयास करो। फिलहाल तो मुझे 18 ही दिख रहे हैं, इसके अलावा यदि और कहीं हैं तो आप भी थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिए। देखो भाई अभी मैं एक ट्राइंगल और मिस कर गया हूँ, वो ये वाला, गौर से समझना है मैं कहाँ पे बता रहा हूँ, ब्लैक कलर से बताऊँगा भाई, ब्लैक कलर से गौर से देखना, ये लाइन जा रही है मेरी और ये लाइन यहाँ से ऊपर हो गई, गौर से समझो। मैं ब्लैक की जगह ग्रीन ले लेता हूँ, देखो थोड़ा मोटा कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गौर से देखो यहाँ से ये लाइन गई है ये वाली, और ये ऊपर यहीं से लौट गई। अभी देखो मैंने ऊपर एक बड़ा सा काउंट किया था, वो कौन से नंबर का था, वो पूरा ऊपर ग्रीन यहाँ तक गया था, लेकिन अभी ये बीच में और आएगा तो ये 19वें नंबर का हो जाएगा, कौन से, 19वें नंबर का। तो अब आप इस हिसाब से निकालते रहिएगा, क्योंकि एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कह रहा है कि 19 या 19 से अधिक, एक ही ऐसा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों जो क्या कह रहा है कि या तो 19 या तो उससे अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 19 मैंने आपको एक एक करके काउंट करवा दिए हैं। 8 तो मेरे एक थे, 2 एक थे, 8 2 10 हो गए। 11 नंबर आपके सामने है अलग से, 12 अलग है, 13 अलग है, 14 अलग है, 15वां अलग है, 16वां अलग है, 17वां नंबर अलग काउंट कराया, 19 नंबर अलग काउंट कराया, और 17वां के बाद 18 फिर 19, ठीक है, याद रखेंगे। तो आप इसको एक बार फिर से ज़रूर देखिएगा। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न समस्या आकृति से संबंधित है। इसमें कहा गया है क्या बोला है कि समस्या आकृतियाँ दी गई हैं और अगली आकृति बतानी है। भाई इसमें उत्तर आकृतियाँ हैं, तो समस्या आकृति का मतलब कहीं क्वेश्चन मार्क है नहीं, तो अगली आकृति ही बताना है। क्या बताना है मुझे, अगली आकृति भाइयों आप हम लोगों को बताना है। तो आप बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे मेरे भाई, मेरे होते हुए क्यों नहीं बता पाओगे, गौर से समझो प्यारे दोस्तों। अगर आप इस आकृति को देख रहे हैं, आकृति नंबर 1, मैं आप यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देता हूँ। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये प्यारे दोस्तों 3 नंबर है, यहाँ पे 4 नंबर है, और हमें ज्ञात करनी है 5वें नंबर की। कौन सी, 5वें नंबर की। तो गौर से समझो, अगर 1 और 3 पर नज़र जाए तो क्या ये एक जैसी कटी हुई हैं, क्या ये अपोजिट कटी हुई हैं? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। इस आकृति को प्यारे दोस्तों, इस आकृति को इस तरीके से घुमाया गया है, इस तरीके से घुमाया गया है, वो भी कितना, 90 डिग्री। कितना घुमाया गया है, 90 डिग्री घुमाया गया है। क्या बोलेंगे भाई, 90 डिग्री इस तरीके से घुमाया गया है। उसके बाद ये आकृति तभी तो तीसरे नंबर की बन पाएगी। उसी प्रकार से हम दूसरे को देखते हैं। कलर चेंज कर लो भैया, कलर चेंज करने में क्या जाता है, यहाँ पे दूसरे और चौथे में देखते हैं। अब इस आकृति को हमें 90 डिग्री घुमाना है, इस वाली आकृति को। तो जब हम यहाँ से इसको ऐसे 90 डिग्री घुमाएंगे, कैसे 90 डिग्री घुमाएंगे, तो वो चौथी आकृति मिल जाएगी, क्योंकि ये अभी खड़ी कटी थी। 90 डिग्री घूम करके ये इस तरह से लेट जाएगी और ये आकृति आपकी यहीं पे रहेगी। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें तीसरे से जाना है 5वें पर। कहाँ जाना है, आप कहोगे सर तीसरे से जाना है हमें 5वें पर, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे तीसरे से 5वें पर। तो अब तीसरे वाली आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे। जैसे ही हम तीसरी वाली आकृति को 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये तो कुल मिलाकर के इस तरीके से कट जाएगी, इस तरीके से कट जाएगी। और इसके बाद ये जो इसका आरेख है, ये जो इसका आरेख है, ये एकदम से 90 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बनेगा नहीं, क्योंकि ये सीधे कटे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है प्यारे दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे। देखो मेरी बात को समझना है, यहाँ पे ऐसी आकृति है, अब मुझे इसको ऐसा करना है, तो ये सीधा 90 डिग्री घूमी ना, ये सीधा 90 डिग्री। देखो नॉर्थ वेस्ट की दिशा में है, उसे समझ लो डायरेक्शन और डिस्टेंस से। ये नॉर्थ वेस्ट की दिशा में, अगर मैं इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा तो कहाँ पे जाएगी, साउथ ईस्ट में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, साउथ ईस्ट में, याद रखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। आगे अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न
ब्लड रिलेशन से संबंधित है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको समझिए। प्यारे दोस्तों, कहा गया है एम ने एन से कहा। ऐसे प्रश्नों को हम एक बार में पूरा पढ़ते हैं और अपने रिश्तेदारी से रिलेट करके सोचना है। एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। एन एम से कैसे संबंधित है? गौर से देखो, एम ने क्या बोला है? एन से। किससे बोला है? एन से। एम ने एन से बोला कि आप मेरी बेटी, किसकी बेटी? एम की बेटी। एम की बेटी कहाँ पे आएगी? एम के नीचे आ गई। देखो यहाँ पे अभी हमें इसका कोई पता नहीं है ये एम क्या है, पुरुष या महिला है, लेकिन इसने क्या बोला है? मेरी बेटी। मेरी बेटी है तो बेटी के लिए माइनस लगाएंगे। मेरी बेटी के पिता, मेरी बेटी के पिता अर्थात इस एम की शादी होगी, इस एम की किसी से शादी होगी और वो पिता है तो प्लस आएगा, तो ये एम क्या हो जाएगी? ये महिला हो जाएगी। एम ने कहा आप मेरी बेटी के पिता की माँ, आप मेरी बेटी के पिता की माँ। की माँ मतलब इस बंदे की माँ आ जाएगी यहाँ पर, बेटी के पिता की माँ ऊपर आएगी, तो इसके लिए माइनस लगाएंगे। के बेटे हो अर्थात इनके बेटे हो, तो आप कौन हो? आप ही तो भैया एन हो, आप ही तो एन हो, लेकिन इस स्थान पर भैया ना हो करके क्या हो? हस्बैंड हो। बोलो भाई, एम ने एन से कहा कि आप मेरी बेटी की पिता, आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। तो बताओ दोस्तों, एन एम से किस प्रकार संबंधित है? एन एम से किस प्रकार संबंधित है? या तो पति के रूप में होगा, बोलो भाई, या तो पति के रूप में होगा, या भैया अगर ये एन पति नहीं है तो इसका भाई हो सकता है। बोलो भाई, या तो ये भाई हो सकता है। अगर माँ की, चूंकि ये नहीं कहा कि माँ के इकलौते बेटे के रूप में, उसने कहा माँ के बेटे हो। माँ के बेटे हो या तो एम का पति हो गया या पति का भाई हो गया, इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन में क्या पति दे रखा है? ऑप्शन में पिता दिया है, गलत हो जाएगा। ससुर दिया, गलत हो जाएगा। पुत्र दिया, गलत हो जाएगा। क्या दिया है? पति का भाई। एन एम के पति का भाई है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में उसने एक्चुअली सीधा नहीं कहा था कि माँ के इकलौते बेटे, नहीं बोला, उसने बोला माँ के बेटे हो। आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, तो हो सकता है एन यहाँ पे होता, चूंकि एन ऑप्शन में दिया ही नहीं कि एम का पति है। अगर पति दे देता तो मैं पति लगा देता, लेकिन उसने दिया पति का भाई, तो पति का भाई यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम सही उत्तर है, आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है जो कि आपका मानसिक अभिरुचि से संबंधित है, परेशानी वाली समस्या से। कह रहा है समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने एवं इसे मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? प्यारे दोस्तों, जो सांप्रदायिक सद्भाव इसको बनाए रखने तथा मजबूत करने में प्राथमिक भूमिका किसकी है? प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की, जनप्रतिनिधियों जैसे सांसद, विधायक और ग्राम प्रधान आदि की, पुलिस अधिकारियों जैसे पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्षों की, प्रत्येक नागरिकों की, चाहे वह अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो। तो बताओ, समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? तो आप कहोगे कि सर वैसे तो अगर देखा जाए ना तो अधिकारी सांप्रदायिक स्वभाव बनाने की बात करते हैं, क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं जहाँ हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं, सिख साथ में रहते हैं, कहीं केवल मुसलमान रहते हैं, कहीं केवल हिंदू रहते हैं। तो इस प्रकार से जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जहाँ पर मिक्स लोग रहेंगे वहाँ पे बिगड़ने की आशा रहती है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसमें अपनी भूमिका निभाते हैं, हाँ भूमिका निभाते हैं। उसने केवल पूछा है प्राथमिक भूमिका, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। उसने क्या पूछा है? प्राथमिक भूमिका। तो प्राथमिक भूमिका नहीं निभाते हैं, प्राथमिक भूमिका अधिकारी कर्मचारी नहीं निभाते हैं, और ना ही प्राथमिक भूमिका सांसद और विधायक तथा ग्राम प्रधान निभाते हैं, और ना ही प्राथमिक भूमिका पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और थाना अध्यक्ष वाले निभाते हैं। प्राथमिक भूमिका कौन निभाता है? प्राथमिक भूमिका वही व्यक्ति निभाता है जो उस क्षेत्र स्थान में निवास करता है। क्या है? जो उस क्षेत्र स्थान में निवास करता है। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में किसी भी भूमिका में हो, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इसे मजबूत करने की प्राथमिक भूमिका निभाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास 21 नंबर है। 21 नंबर भी आपका किससे है? तो आप कहोगे प्यारे दोस्तों किससे है? मानसिक अभिरुचि से। कह रहा है वह एक बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। क्या बोला है? एक बहुभाषी भी है, बहुधार्मिक क्षेत्र है, एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं। आपको सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने के प्रयासों से जुड़ी एक खुफिया सूचना मिली। इसे विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त होती है। अपने जो विश्वसनीय स्रोत फैलाए हुए हैं उनसे प्राप्त होती है। इस संदर्भ में आपको क्या कदम नहीं उठाना चाहिए? उसने क्या पूछा? ऐसे कौन से कदम नहीं उठाएंगे जिससे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की जो सूचना है उसकी लीक हो जाए? तो कह रहा है इस सूचना को आप गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेंगे। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में तैनात हैं, या तो गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई करेंगे। कह रहा है इस सूचना को अफवाह के रूप में लेने के रोकने के हर संभव प्रयास करेंगे। ये करेंगे।
या फिर आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर सजगता से निगरानी रखेंगे, या आप ऐसे असामाजिक तत्वों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सही बात है प्यारे दोस्तों, याद रखेंगे जो भी असामाजिक तत्व जो बहुभाषी और बहुधार्मिक क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके संवैधानिक जो अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, मूल अधिकार, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी आर्टिकल 91A, इसका पूर्ण सम्मान करते हुए कार्रवाई करेंगे। जैसे जो भी समान यानी कि जो भी आपके वहाँ पर बिगाड़ने का, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, उसको आप अरेस्ट करेंगे और आर्टिकल 22 जो कि मौलिक अधिकार के तहत गिरफ्तारी होती है उसके तहत करेंगे, जिससे उसके संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, आप तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आप पुलिसकर्मी हैं, तुरंत कार्रवाई करने का आदेश पुलिसकर्मी को नहीं होता है। चलिए आगे चलिए, अगले प्रश्न में प्यारे दोस्तों बोला गया है, आप सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, इसके संदर्भ में आपको क्या नहीं करना चाहिए। आप एक सांप्रदायिक संवेदनशील क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, और दोस्तों बोला है आपको इसके संदर्भ में क्या नहीं करना चाहिए। आपको सभी समुदाय को प्रभावशाली लोगों से संपर्क करते रहना चाहिए। आपको सभी समुदाय के धार्मिक नेताओं के समान परिचय बनाकर रखना चाहिए। आप केवल बहुसंख्यक समुदाय में सभी सांस्कृतिक अभियोजन में भाग लेना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष संविधान के सेवक होने के नाते आपको किसी भी समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। तो उसने पूछा है कि अगर अधिकारी हैं तो इस संदर्भ में क्या नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी में जो लिखा है, कह रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय यानी उस क्षेत्र में जो ज़्यादा लोग रहते हैं उनके सभी सांस्कृतिक अभियोजन में भाग लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे जो अन्य समुदाय वाले लोग हैं उनकी भावनाएं हृदय विदारक होंगी, यानी कि भावनाएं दुखेंगी। लेकिन अगर आप सभी धार्मिक समुदाय के धार्मिक नेताओं से मिलेंगे, प्रभावशाली लोगों के संपर्क में रहेंगे और संविधान के धर्मनिरपेक्ष होने के नाते जो आप सेवक हैं उसकी तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए, समुदाय का तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर के आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं और उसके सेवक भी हैं, तो इस आधार पर आपको धार्मिक तुष्टीकरण नहीं करना चाहिए। तो ये तो सही है, ये तो नहीं करना चाहिए। परिचय रखना चाहिए, प्रभावशाली लोगों से संपर्क रखना चाहिए, लेकिन कभी भी बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक अभियोजनों में भाग नहीं लेना चाहिए। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्या बोला है, अगला प्रश्न में आपसे बोला गया है, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवेदनशील इलाके में तैनात हैं, इसके लिए आपको निम्नलिखित में से क्या जानना आवश्यक नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जाननी आवश्यक नहीं है संवेदनशील इलाके में यदि आप तैनात हैं। तो इसके संवेदनशील इलाके के पुराने विवाद, तनाव और दंगों का इतिहास जानने का अधिकार है। हाँ भाई, अगर आप पुलिस अधिकारी हैं तो वहाँ पे दंगा ना हो तो उसका इतिहास जानना जरूरी है। इसके इलाके में धर्मांतरण के मामलों का इतिहास जानना जरूरी है। हाँ, कोई धर्मांतरण तो नहीं करा रहा है धर्म की आड़ में, ये भी जानने का इतिहास जरूरी है। आप एक अल्पसंख्यक दंपत्ति द्वारा पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या जान सकते हैं। भैया नहीं जान सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आप धार्मिक जुलूसों के मार्गों की जानकारी जो पूर्व में सांप्रदायिक तनाव और विवादों में रहे हैं ये भी जान सकते हैं। आप केवल और केवल पुलिस अधिकारी हैं, किसी के बच्चे गिनने नहीं गए हैं, ठीक है। आप दंगों का इतिहास जान सकते हैं, धर्मांतरण का इतिहास जान सकते हैं, और जो जुलूस निकाले जा सकते हैं, जो हमारी यात्राएं निकाली जाती हैं, उनके जो भी मार्ग पड़ते हैं गली में जहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उन सभी को जान सकते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर आप क्या नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते कि अल्पसंख्यक दंपत्ति द्वारा पैदा किए जा रहे बच्चों की औसत संख्या क्या है, ऐसा आप नहीं जान सकते, याद रखेंगे। तो अगले प्रश्न में आ जाते हैं, 24 नंबर प्रश्न। एक प्रश्न प्यारे दोस्तों इस प्रकार से भी देखने को मिलता है, और ये प्रश्न मैंने एक विशेष प्रकार से शामिल किया है। ये क्वेश्चन में ऐसी आपको एक विशेष जानकारी दी जाती है, ठीक है। इस जानकारी के आधार पर आपसे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको मैं पूछने का आपके सामने प्रयास करूंगा। पहले तो सबसे पहले ये जानकारी हम लोगों को अच्छे से अध्ययन करनी है, ठीक है। इस जानकारी का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जानेंगे। अब स्थिति क्या है क्वेश्चन नंबर 24 की, पासपोर्ट जारी करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। तो भैया जो पासपोर्ट जारी होता है उसको करने के लिए कुछ शर्तें दी गई हैं, ई नंबर यानी 5 शर्तें दी हैं। शर्तें क्या हैं, पहला, आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, या क्या बोला है, या उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए। या तो आवेदक का जन्म देश में हो या देश के नागरिक के साथ में विवाहबद्ध हो। और कह रहा आवेदक के पास नाम, पता, उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। और आगे बोला है 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग
यदि व्यक्ति नाबालिग हैं तो उसे एक पालक का पहचान पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। और ई नंबर में बोला है एक पुनः जारी करने हेतु आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा और नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। लेकिन उसने आगे बोला कि हालांकि अगर आवेदक इसे छोड़कर अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है, किसे, यानी ए नंबर का, सी नंबर का और डी नंबर का, सॉरी ए नंबर का, सी नंबर का और ई नंबर का, ये 3 मानदंडों को छोड़कर पूरा करता है और इन्हें पूरा नहीं करता है तो क्या है, यदि उपरोक्त ए यानी ए नंबर का अगर पूरा नहीं कर पाता है तो आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो और आवेदक पासपोर्ट प्रबंध में भेजा जाएगा। यानी आवेदक अगर देश के बाहर पैदा हुआ है तो आवेदन कहाँ पर, पासपोर्ट प्रबंधन विभाग में भेजा जा सकता है। और सी नंबर में कह रहा है कि अगर सी नंबर नहीं मानता है तो आवेदक कक्षा 12वीं में उत्तीर्ण नहीं की है तो आवेदक पासपोर्ट प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा। अगर वो देश के बाहर पैदा हुआ ए नंबर, क्योंकि ए नंबर में बोला था देश में जन्म होना चाहिए, अगर उसका जन्म देश में नहीं हुआ है तो पासपोर्ट कहाँ पर, प्रबंधन विभाग में भेज देंगे। अगर आवेदक कक्षा 12वीं उत्तीर्ण नहीं की है तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंधन विभाग में भेजा जाएगा। अब ई नंबर में कह रहा है अगर ई नंबर नहीं मानता है तो उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदन को नया मामला समझा जाएगा। अब उसने बोला नीचे दिए गए मानदंडों की जानकारी के आधार पर प्रत्येक मामले की कार्रवाई का निर्णय लें, कुछ भी अपने मन से नहीं मान सकते हैं। याद रखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपने मन से बहुत सारी जानकारी मान लेते हैं जो कि गलत होता है। ये पूरी की पूरी जानकारी थी प्रश्न की, जो प्रश्न में आपसे पूछी जाती है। अब दोस्तों इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमसे ये तो जानकारी रही, इसका आप स्क्रीनशॉट रखो या इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। पहले तो आवेदक का नाम, पता, उम्र के साक्ष्य के लिए अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। यदि आवेदक नाबालिग नहीं है तो 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आवेदक नाबालिग है तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आवेदक नाबालिग नहीं है तो 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिए। और कह रहा है 18 वर्ष से कम उम्र के जो भी लोग होंगे वो नाबालिग के अंतर्गत आएंगे। अब प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 24 का नंबर 1 कह रहा है कि 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है, यानी वो पहली वाली कंडीशन पूरी करता है। पहली वाली कंडीशन क्या कह रही थी, आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, तो पहली कंडीशन पूरी कर ली। अब उसने बोला है जो उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, यानी इसके पास क्या है प्यारे दोस्तों, अद्वितीय पहचान पत्र है, यानी अद्वितीय पहचान पत्र है। दूसरी कंडीशन भी उसने पूर्ण कर ली, फुलफिल कर ली। अब तीसरी बार में कह रहा है उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। क्या कह रहा है, उसने कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, तो कक्षा 12वीं के लिए कहाँ पर दिया गया था, उसने बोला था कि आवेदक की उम्र, आवेदक नाबालिग नहीं है तो 12वीं का उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत चाहिए। लेकिन हमें तो पता चला है कि विजय कितने वर्ष का है, भाई विजय तो केवल 15 वर्ष का है, तो ये नाबालिग है। अगर 18 वर्ष से कम उम्र का नाबालिग है तो यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसके पास एक पालक का पहचान पत्र होना चाहिए। तो क्या उसके पास पालक का पहचान पत्र है, तो उसने कहा उसके पास पुराना पासपोर्ट है, उसके पास पुराना पासपोर्ट है। ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि यदि उसके पास पुराना पासपोर्ट है तो जमा करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ई भी फुलफिल कर रहा है। अब कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर डी बच रहा है, केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है। तो माँ क्या हो गई, उसकी पालक हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी में वही तो बोला है उसने, डी नंबर में क्या बोला है, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उसके किसी एक पालक का पहचान पत्र होना चाहिए। तो भाई उसने बताया तो है कि केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है। तो ये तो सारी की सारी कंडीशन, ए बोले तो बी बोले, सी या डी ई, सभी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। अब उसने बोला परंतु पिता उसके नहीं है, परंतु पिता के पास नहीं है, परंतु उसके पिता के पास, अरे भाई उसने कहा था केवल एक पालक के पास। उसने क्या बोला था कि यदि एक पालक के पास, ये तो माता या तो पिता, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र होना चाहिए। तो माता के पास है, पिता के पास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि पिता का जन्म उस देश में नहीं हुआ। उसने पूछा है जिसका पासपोर्ट बनना है उसका चाहिए जन्म देश में, तो भाई पासपोर्ट किसका, विजय का बनना है। विजय के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, ठीक है। विजय ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की क्योंकि वो नाबालिग है अभी, तो नाबालिग है तो उसका माँ का अद्वितीय पासपोर्ट चलेगा। उसके पास पुराना पासपोर्ट है तो जमा कर लिया जाएगा, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, ऐसी कंडीशन में विजय को पासपोर्ट दे दिया जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर है। तो फिलहाल दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, उम्मीद है पसंद आई होगी। देखो मैंने 24वें नंबर प्रश्न को इसलिए लिया है क्योंकि ये एक बड़ा प्रश्न होता है और बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। तो आगे की क्लासेस में भी हम 1 या 2 दिन के गैप करके ऐसे प्रश्न शामिल करते रहेंगे। क्लास हालांकि थोड़ी लंबी हो रही है, फिलहाल इतना ही। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग क्या चाहते हैं, केवल और केवल लाइक चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं, दोस्तों में शेयर चाहते हैं।
बस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली क्लासेस का अपडेट मिलता रहे। और प्यारे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमने क्या किया था, अपने चैनल की स्थापना की थी 28 जुलाई 2023 को, ठीक है। और इसकी पहली वीडियो कब डली थी ये भी मैं आने वाले दिनों में बता दूंगा। चलिए अभी बता देता हूँ, ये 1 अगस्त को इसकी पहली वीडियो डाली गई थी, ठीक है। 1 अगस्त को इसकी पहली वीडियो डली थी, लेकिन चैनल की स्थापना 28 जुलाई को की थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने जो इतना प्यार दिखाया है, ठीक है। मिलते एक नई वीडियो में। फिलहाल इस तरह का प्यार बरकरार रखना, अपने दोस्तों के साथ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहना, स्वस्थ रहना, खुश रहना। मिलते एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।